हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं डेली 10 MCQ टिल एग्ज़ाम। हमारा पर्पज़ ये है कि आपको एग्ज़ाम जब तक यूपीएससी का हो तब तक हम डेली आपको 10 क्वेश्चन देते रहें, और ये क्वेश्चन करंट बेस पे होंगे और स्टैटिक बेस होंगे। स्टैटिक बेस का मतलब है ये क्वेश्चन हम कुछ उन पोर्शन से भी लेंगे जो जीएस के पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है ना, सूफीज़्म है, विजयनगर है, जैसे इकोनॉमी में आरबीआई है, ज्योग्राफी में हॉट स्पॉट है। तो मतलब ऐसे टॉपिक होंगे स्टैटिक पोर्शन के जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और जो यूपीएससी एरिया फोकस है। ठीक है, तो डेली आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा और मैंने इसको आपको दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, उसका मिक्स आपको लिंक मिल जाएगा। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं हम। पहला क्वेश्चन है इसमें, मेकॉन्ग रिवर रन थ्रू। मेकॉन्ग रिवर के बारे में है। मेकॉन्ग आपको पता है कि एशिया की दूसरी बड़ी नदी है गंगा के बाद। ठीक है, तो मेकॉन्ग रिवर से क्वेश्चन है, पूछा है कि मेकॉन्ग रिवर किस कंट्री से होकर गुजरती है। ऑप्शन उसमें दिया हुआ है चाइना और म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है, तो ये 5 ऑप्शन है, इसमें पूछे है कि किस कंट्री से क्रॉस होती है। पहली बात, जो मेकॉन्ग रिवर है उसे चीन की गंगा भी कहते हैं और ये रिवर तिब्बत के उस पार्ट से निकलती है जो चाइना द्वारा ऑक्युपाई है। ठीक है, तो कभी कभी आप देखोगे मेकॉन्ग का ओरिजिन वो बताते हैं चाइना और कभी कभी तिब्बत। तो ये देखो क्या है कि कंट्री के नाम हमने सबने रखे हैं, लेकिन ओरिजिन है जितनी भी नदियां हैं खासकर साउथ ईस्ट एशिया की, वो सारी नदियों का जो ओरिजिन है वो हिमालयी है। ठीक है, और हिमालय का वो पार्ट जो तिब्बत है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये नदी चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये 5 देशों से गुजरती है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पे मैप भी दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए कि यहाँ पे जो मेकॉन्ग रिवर है वो हाँ, आप देखोगे चाइना भी है, ठीक है, और ये वियतनाम भी है, थाईलैंड भी है और म्यांमार भी एरिया भी है। ठीक है, तो म्यांमार का ये पोर्शन है और म्यांमार भी है। तो यानी इस और एक इसमें कौन सा ऑप्शन था, कंबोडिया। ठीक है, तो इसमें कंबोडिया भी है, इधर आप देखेंगे यहाँ पे। तो ठीक है, तो ये इसमें 5 कंट्री के नाम दिए हुए हैं। आप इसको एक बार गूगल करके देख लेना, क्योंकि ये चाइना की रिवर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 5 कंट्री से क्रॉस होती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ जो भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन देता हूँ मैप का, वो आप एक बार उसको अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने लेवल से एटलस में ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ आप भूल भी जाओगे। जब खुद से सर्च करोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंजर माउंटेन समटाइम सीन इन न्यूज़। अभी हाल के न्यूज़ में सिंजर माउंटेन काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो उन्होंने पूछा है कि सिंजर जो माउंटेन है वो कहाँ पर है। इराक में है, इराक और ईरान में, इराक और सीरिया में, इराक और जॉर्डन में, सीरिया और टर्की में। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि कहाँ पर है। एक बार मैं आपको इसका मैप दिखाता हूँ तो आप समझ पाएंगे ये कहाँ कहाँ पर है सिंजर आइलैंड। ठीक है, तो ये देखेंगे आप देखो यहाँ टर्की तो नहीं है। अगर आप देखोगे ये पॉइंट जो लगा हुआ है, मैंने ये गूगल मैप लिया हुआ है, ये तो कंट्री इराक है और ये सीरिया है। तो मतलब क्या कहने का है, इराक और सीरिया के बॉर्डर पे। ये मैं आपको बता दूं, ये जितना मैप का गोला किया है मैंने, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो आप इसको फिर से एक बार गूगल मैप में जाके जरूर देख लेना, और मैं तो आपको यहाँ पे दिखा ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये कंट्री इराक है और ये सीरिया है। तो मतलब आंसर क्या होगा इसका, इराक और सीरिया, यानी इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें द कंट्री बॉर्डर ब्लैक सी आर, यानी कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जो ब्लैक सी से
सीमा बनाते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। देखो ब्लैक सी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। तो मैं एक बार आपको मैप में बता दूं, पहले ऑप्शन बता दूं, पूछे कौन कौन, यूक्रेन, टर्की, जॉर्जिया, रशिया। तो उससे पूछा कौन से कंट्री ब्लैक सी की बाउंड्री बनाते हैं। तो एक बार मैप में आप देख लीजिए, ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर ये है, ये ब्लैक सी है जो रेड कलर का दिख रहा है यहाँ पे चिन्ह, ये ब्लैक सी है। देखो यूक्रेन भी इसके बॉर्डर पे है, ठीक है, और क्या टर्की भी इसके बॉर्डर पे है, ठीक है, जॉर्जिया भी इसके बॉर्डर पे है, और रसिया भी इसके बॉर्डर पे है, ठीक है, और बल्गारिया भी। तो आप समझ लेना कि इससे कितने कंट्री टच हो रहे हैं। आपका ऑप्शन तो यहाँ मिल गया होगा। तो फिर भी एक तो टर्की है जो इसके बॉर्डर पे है, जॉर्जिया इसके बॉर्डर पे है, रसिया इसके बॉर्डर पे है, यूक्रेन इसके बॉर्डर पे है, और रोमानिया इसके बॉर्डर पे है, और बल्गारिया इसके बॉर्डर पे है, ठीक है। ये सारे आपको याद होने चाहिए ब्लैक सी के बारे में। यूक्रेन, रोमानिया और बल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया और रशिया, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो अब सीधे क्वेश्चन पर जाते हैं। इसमें देखो यूक्रेन भी है, टर्की भी है, जॉर्जिया भी, रशिया भी। तो यानी ब्लैक सी से इन चारों कंट्री की सीमाएं लगती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, डी। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स। तो ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल है वो न्यूज़ में आया था जब एनआरसी का चल रहा था मुद्दा, ठीक है। जब एनआरसी की बात चल रही थी हमारे देश में, तब पहली बात तो आपको पता है अभी कोविड-19 से पहले एक सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ मुद्दा था एनआरसी का था। और ये क्वेश्चन बन सकता है, भारत में एनआरसी सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई। तो असम में लागू हुई। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, एनआरसी इज रिलेटेड टू माइग्रेशन, इकोनॉमी, ठीक है, और सिटीजनशिप, इन्वायरमेंट। तो इस तरह से तो एनआरसी इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल क्या था, मैं आपको बता दूं, अगर किसी व्यक्ति का नाम, बात समझना, अगर किसी व्यक्ति का नाम उस गांव के वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, यानी उसके पास आधार कार्ड नहीं है, तो वो अपनी फरियाद, अपनी रिक्वेस्ट फॉरेनर ट्रिब्यूनल में ले जा सकता है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो 50 साल से रह रहे हैं, अगर उनका नाम उस एनआरसी में नहीं आया है, यानी वो अपने आप को सिटीजन साबित नहीं कर पाए हैं, तो वो लोग फॉरेनर ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। और वो कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आप कोई भी व्यक्ति अपनी सिटीजनशिप सिद्ध कर सकता है। तो अभी क्या हुआ था, ये जो एक्ट बना था 1964 में, लेकिन अभी इसको चेंज किया गया है। मेरी बात समझना, 1964 जो एक्ट था फॉरेनर ट्रिब्यूनल एक्ट, उसको चेंज किया गया है। अब पहले क्या था कि जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल हैं वो केवल और केवल केंद्र सरकार बना सकती थी। अभी जो चेंज किया गया है, अमेंडेड फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर्ड इम्प्रूव द इंडिविजुअल अप्रोच द ट्रिब्यूनल डिसाइड इफ दे आर नॉट यस और नो। तो अब क्या ये चेंज किया गया है, कोई राज्य भी अपने यहाँ फॉरेनर ट्रिब्यूनल बना सकता है, सिर्फ चेंजेस यही है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सेंटेंस, ओनली द सेंटर कैन सेटअप। सेंटेंस यहीं से गलत हो गया, ओनली द सेंटर कैन सेटअप। अभी जो हुआ है वो राज्य भी सेटअप कर सकते हैं अपने यहाँ, मतलब असम भी कर सकता है, मेघालय भी कर सकता है, यूपी भी कर सकता है, क्या, फॉरेनर ट्रिब्यूनल। तो पहला सेंटेंस गलत है, तो मतलब जहाँ जहाँ पहला है वहाँ आंसर तो नहीं होगा। अब देखिए, अमेंडेड फॉरेनर ट्रिब्यूनल 2019 एम्पावर इंडिविजुअल, यानी जो 2019 जो ऑर्डर इम्प्रूव किया गया है, ये हर उस व्यक्ति को ऑर्डर मतलब एक पावर देता है, वो ये सिद्ध कर सके कि वो वास्तव में देश का नागरिक है या नहीं है। तो बिल्कुल सही है, इसका बी आंसर है, ठीक है। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल में आपको आगे दे देता हूँ, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे PIB का न्यूज़ लिया है। तो देखिए, द फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 वाज इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया था, लेकिन मई 2019 में इसको अमेंड किया गया। और इसमें क्या गया, इसमें कहा गया है कि द ट्रिब्यूनल टू डिसाइड अपील मेड बाय द पर्सन नॉट सेटिस्फाई द आउटकम क्लेम
एंड ऑब्जेक्शन फिल्ड अगेंस्ट द एनआरसी। अगर कोई व्यक्ति एनआरसी के मतलब डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो फॉरेन ट्रिब्यूनल में जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और एक बार अपने लेवल से आप खुद भी देख लेना कि फॉरेन ट्रिब्यूनल है क्या। तो मतलब वही है कि अगर कोई व्यक्ति एनआरसी से सेटिस्फाई नहीं है तो वो वहाँ जाके अपील कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साउथ अटलांटिक एनोमली। साउथ अटलांटिक एनोमली SSA। अब ये न्यूज़ में था, एक्चुअली क्या है ये साउथ अटलांटिक एनोमली? देखिए, साउथ अटलांटिक एनोमली इज ए रीजन, बिल्कुल सही है, ये एक प्रदेश है एबव द साउथ अटलांटिक ओशियन। साउथ अटलांटिक ओशियन के आसपास में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल दैट डैमेज सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। यानी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर भारतीयों के जो कुछ उपकरण थे वो वहाँ पर नष्ट हो गए हैं, इसलिए ये न्यूज़ में आया था, क्योंकि हमारे भारतीयों ने कई सारी प्रयोगशालाएं बनाई हैं साउथ अटलांटिक में। ठीक है, ऑल स्पेस टेलीस्कोप आर शट डाउन व्हेन दे पास थ्रू द SSA। सारी टेलीस्कोप को बंद कर दिया गया जब वो वहाँ से, जब ये घटना वहाँ पे हुई। तो ठीक है, तो इसमें दोनों चीज़ें सही हैं। तो पहली बात ये बात जान लेना है, साउथ अटलांटिक एनोमली इज ए रीजन। साउथ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन का मतलब होता है कि वो पार्ट जो अंटार्कटिका के पास का रीजन है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें दोनों सही है। और हाँ, बाकी मैंने कुछ यहाँ पे डिटेल दी है, इसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बुरनोई आइलैंड इज अ पॉलिटिकली डिवाइडेड एमोंग। यानी जो बुरनोई आइलैंड है वो पॉलिटिकली किन किन आइलैंड में डिवाइड है। ठीक है, मलेशिया, बुरनोई, इंडोनेशिया। तो ये क्वेश्चन है, एक बार इसका मैप देख लेते हैं हम। इससे पहले आपको देखो, ये जो रेड कलर का है ये जो है ये बुरनोई है, और इसी का पार्ट है इंडोनेशिया, और इसी का पार्ट है मलेशिया। तो मतलब क्या है कि इसमें तीनों पार्ट है। ठीक है, बुरनोई में इंडोनेशिया, मलेशिया तीनों शामिल है। तो राइट आंसर इसका होगा ये डी। हमने कुछ क्वेश्चंस को मैप को भी लिया है, मैप के क्वेश्चन को भी लिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ये बहुत ही न्यूज़ में है, GOMBR। ठीक है, हो सकता है शॉर्ट में पूछ ले, GOMBR। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। पहली बात है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इज द फर्स्ट मैरीन बायोस्फीयर इन इंडिया। एकदम सही है कि भारत का पहला ये मैरीन बायोस्फीयर है। इट एक्सटेंड फ्रॉम रामेश्वरम टू तूतीकोरिन। बिल्कुल सही है, ये रामेश्वरम के पास में है और ये तूतीकोरिन तक है। यानी ये बात समझ लेना आप, ये इंडिया में ही है। ठीक है, क्योंकि रामेश्वरम भी इंडिया में है और तूतीकोरिन भी इंडिया में ही है। तो कभी आप ये मत सोचना कि गल्फ ऑफ और इसी गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर की रिजर्व की वजह के कारण जो राम सेतु है, आदम ब्रिज है, उसको तोड़ने की मना किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये बायोस्फीयर पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज अंडर द यूनेस्को मै प्रोग्राम। मै प्रोग्राम आपको पता है, मैन एंड बायोस्फीयर, तो उसके अंडर में भी इसको सिक्योर किया गया है। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर इन तमिलनाडु। ठीक है, दैट इज रामेश्वरम टू तूतीकोरिन, जो कि दोनों ही तमिलनाडु में है। और ये यूनेस्को का कार्यक्रम है मैब, मैन एंड बायोस्फीयर, यानी आदमी और जैव मंडल, एक कार्यक्रम है यूनेस्को का। ठीक है, तो उसके अंडर में भी उसको कंजर्व किया गया, रिजर्व किया गया। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल दी है। द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व एरिया एक्सटेंडेड फ्रॉम द रामेश्वरम टू तूतीकोरिन। इट कंप्राइज ऑफ 21 आइलैंड। यहाँ पर 21 आइलैंड्स हैं
दिस इज़ द फर्स्ट इंडियन मैरीन नेशनल पार्क। ये भारत का पहला मैरीन मतलब महासागरीय नेशनल पार्क है, और ये दैट इज अंडर द यूनेस्को मैप प्रोग्राम। द IUCN Commission National Park and WWF identified the reserve as and the area of particular concern because the richest biodiversity and multiple use of area। ठीक है, मतलब क्या है कि IUCN ने ही इसे कंजर्व घोषित किया है क्योंकि दिस पार्ट रिच बायोडाइवर्सिटी एरिया। और एक बात मैं बता दूं, जो ये बार बार कहते हैं राम सेतु आदम ब्रिज की बात आती है, तो उसको अगर आप इस मैप को हम बना रहे हैं छोटा सा देखिए, तो ये अगर एरिया और ये श्रीलंका है, तो यहाँ पे जो ब्रिज बनाने जो है, ब्रिज को नहीं तोड़ा जा रहा है, उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे एक रिच बायोडाइवर्सिटी है। एक बात जान लेना कि सुप्रीम कोर्ट को या गवर्नमेंट को या सिस्टम को बहुत ज़्यादा कल्चर से मतलब नहीं होता है, लेकिन वो बायोडाइवर्सिटी को अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, किसी की भावना क्या कहती है उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये तो क्लियर है कि आप बायोडाइवर्सिटी को रौंद नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए आदम ब्रिज को नहीं तोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट है इसमें मेडिसिन सन्स फ्रंटियर्स MSF। मेडिसिन सन्स फ्रंटियर अभी हाल में न्यूज़ में ऑफन सीन इन द न्यूज़। ये है क्या? ये मुझे लगता है ज़रूर आ जाना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन एक रहता है। ठीक है, मेडिसिन सन्स एंड फ्रंटियर, तो ए ऑप्शन में है एन इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। बी है ये ए ग्रुप ऑफ NGO वर्किंग ऑन नॉन कम्युनोसाइड डिजीज। सी है इसका UN ऑर्गन वर्किंग मेडिकल असिस्टेंस फॉर द अफ्रीकन नेशन। एंड डी है एबोलिशन ऑफ बॉर्डर एंट्री स्क्रीनिंग इन्फेक्शन डिजीज इन ह्यूमन। तो इन चारों में से आपको एक ऑप्शन देना है। देखो मेडिकल सन्स एंड फ्रंटियर, तो ऐसा लग रहा है कि ये इसका ऑप्शन सही है ए। मेडिसिन सन्स एंड सन्स फ्रंटियर इज ए इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये एक ऐसा एक संगठन है जो पूरे विश्व में अगर महामारी फैली है, क्योंकि कोविड-19 है इस वजह से न्यूज़ में है, तो उसमें ये हेल्प करता है। इंटरनेशनल मतलब किसी कंट्री का नहीं है, पहली बात है। ठीक है, ये स्वतंत्र है, मेडिकल ह्यूमैनिटी यानी ह्यूमन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं संगठन है। इसके बारे में कोई डिटेल मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ। मेडिसिन सन्स फ्रंटियर इज ए इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे समझना, इट प्रोवाइड्स मेडिकल असिस्टेंस। ये मेडिकल असिस्टेंस मतलब एक सपोर्ट करता है टू पीपल अफेक्टेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट एपिडेमिक डिजास्टर फ्रॉम द हेल्थ केयर। यानी अगर कोई कहीं के लोग, चाहे वो इंडिया को पूरे विश्व में कहीं के भी लोग हों, अगर वो किसी कॉन्फ्लिक्ट से मतलब कहीं बहुत ज़्यादा युद्ध छिड़ गया है, वहाँ पे हज़ारों लाखों लोग घायल हो गए, तो वहाँ पे हेल्प करते हैं। और एपिडेमिक यानी अगर कहीं महामारी है, अब तो पूरे विश्व में ही है, तो वहाँ भी ये सपोर्ट करते हैं। अगर कोई आपदा आ गई, वैसे मतलब कोई ऐसा एरिया है जहाँ बहुत ज़्यादा भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो वहाँ बहुत तेज़ी से बीमारियाँ फैल गई या लोग जख्मी हो गए और जिन्हें मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है, तो वहाँ भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो मतलब यही है कि किसी तरह से जिसको मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है उसको ये सपोर्ट करते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो इंसिडेंट हो, चाहे वो महामारी हो या युद्ध हो, कुछ भी हो। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइक्रोडॉट टेक्नोलॉजी। देखो माइक्रोडॉट टेक्नोलॉजी एक तरह से अभी नई टेक्नोलॉजी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपका कोई व्हीकल है, ठीक है, और आपके व्हीकल में किसी जगह पे माइक्रोडॉट बनाए जाएंगे, और अगर कभी गाड़ी चोरी होती है, ठीक है, तो कोई आदमी उसके सारे पार्ट कागज़ चेंज कर दे, लेकिन जो माइक्रो डॉट्स हैं उसके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट ही उसको रीड कर पाएगा। ठीक है, तो माइक्रो डॉट टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू द व्हीकल्स। ठीक है, तो पहला सेंटेंस देखिए क्या है ये, माइक्रो डॉट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द स्पेयरिंग, यानी
ये स्पेयर करते हैं बॉडी एंड पार्ट्स ऑफ व्हीकल ऑफ एनी अदर मशीन्स माइक्रो डॉट्स विच गिव ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन। यहाँ बात समझना, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है और जिससे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन को एक यूनिक डिवाइस ही उसको अडॉप्ट कर सकती है। ठीक है, तो पहली बात है ये व्हीकल के लिए है, व्हीकल के किसी भी पार्ट में है। ठीक है, व्हीकल के किसी के पार्ट में है। हर एक व्हीकल के पहले एक नंबर दिया रहता था। ठीक है, सीट के नीचे या हैंडल के आसपास में, कभी आपने देखा होगा, और वो नंबर प्रिंट नहीं रहता था, वो नंबर गोदा हुआ रहता था और वो नंबर उस कंपनी का रहता था। अब क्या कहते हैं, ये डॉट बनाएंगे और डॉट केवल एक स्पेशल डिवाइस ही उसको स्कैनिंग कर पाएगी। तो पहला सेंटेंस सही है, दीज माइक्रो डॉट्स कैन बी रीड फिजिकली विद द माइक्रोस्कोप। ठीक है, यानी किसी माइक्रोस्कोप से इसको रीड कर सकता है। एंड आइडेंटिफाइड विद द अल्ट्रा वायलेट सोर्स, अल्ट्रा वायलेट लाइट सोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो माइक्रो डॉट्स हैं वो किस लाइट में हो, उनको पढ़ा जा सकता है, तो अल्ट्रा वायलेट लाइट में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द माइक्रो डॉट्स कैन नॉट बी रिमूव्ड विदाउट डैमेजिंग द व्हीकल इटसेल्फ। यानी किसी भी तरह से माइक्रो डॉट को आप डैमेज नहीं कर सकते जब तक कि जो व्हीकल है खुद में ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो आई थिंक ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। माइक्रो डॉट टेक्नोलॉजी किस से रिलेटेड, यूपीएससी यहाँ तक ही पहुँच पाएगा कि किस से रिलेटेड है, व्हीकल से है, एटमॉस्फेयर से है और इकोनॉमी से, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। वो ध्यान रखना है, दैट इज टेक्नोलॉजी फॉर द गिविंग ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर ए व्हीकल। ठीक है, टू सिक्योर थेफ्ट, यानी चोरों से सुरक्षा के लिए यहाँ पे दिया हुआ भी है। तो कभी बन सकता है, हाँ एक चीज़ ये भी है कि ये टेक्नोलॉजी किसने दी है या किसके अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, अलाउ मोटर व्हीकल्स एंड देयर पार्ट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये सारी डिटेल है, आप इसको पढ़ सकते हो, वही चीज़ें जो हमने वहाँ पे डिस्कस की हैं। यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी विल हेल्प चेक, रोकने थेफ्ट ऑफ व्हीकल्स एंड आल्सो यूज ऑफ फेक स्पेयर पार्ट। मतलब इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति फेक स्पेयर पार्ट भी लगा सकता है। मतलब कोई ऐसा पार्ट लगा दिया जो उस कंपनी का नहीं है तो वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि पूरी ही व्हीकल में डॉटिंग की जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, चोरी से बचाना है और जो कॉपी लोग कर लेते हैं, नकली इसको बोलते हैं आप लोग, फेक मटेरियल से बचाना है हमें। ठीक है, तो इसमें कस्टमर की दोनों तरह से हेल्प होगी, उसका व्हीकल चोरी भी नहीं होगा और उसे असली प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये था माइक्रो डॉट्स। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आयोडीन। आयोडीन काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो आयोडीन क्या है, एक न्यूट्रिएंट्स है। आयोडीन इज ए न्यूट्रिएंट्स। देखो न्यूट्रिएंट्स इसलिए कहते हैं हम इसको, कुछ लोग आयोडीन को मिनरल भी कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स इसलिए कहते हैं कि ऐसा मटेरियल, मेरी बात समझना, ऐसा मटेरियल जो हमें एनर्जी देता है वो न्यूट्रिएंट्स होता है। कभी आप लोहा खा लो, सोना खा लो, चांदी खा लो, तांबा खा लो, आपको पावर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो साइंस में आयोडीन को, नमक को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है। अब देखते हैं, आयोडीन इज अ वाइटल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर द ऑप्टिकल, मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। जो आयोडीन, देखो माइक्रो यहाँ पे सिर्फ गड़बड़ है, माइक्रो माने होता है बहुत बड़ा। देखो यहाँ पे समझना है, क्या समझना है, पहली चीज एक होता है MICRO माइक्रो और एक होता है MACRO। आपके क्वेश्चन दिया है मैक्रो, मैक्रो माने होता है बड़ा, दीर्घ। तो एक बात मैं बता दूं कि जो आयोडीन है दैट इज अ माइक्रो, नॉट माइक्रो, MICRO। तो सिर्फ इस वर्ड में गेम खेला इन्होंने, एक छोटा न्यूट्रिएंट्स है, तो ये सेंटेंस गलत है। ये MACRO की जगह पर MICRO होगा, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है
deficiency of iodine can lead the hypotherium, abortion, stillbirth, mental disease। तो अभी तक आपने सुना था कि इस बीमारी से गला घोटू रोग हो सकता है, ये बात तो सही है। और दूसरी एक चीज़ आपको समझना है, इससे एबॉर्शन भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ नई है और इसको आपको समझना है कि अगर किसी के बॉडी में नमक नहीं है तो उसे एबॉर्शन भी हो सकता है। हालांकि अब तक ये चीज़ें सामने नहीं थी, तो ये ध्यान रखना। मेंटल वीकनेस को पता ही आपको, ठीक है। और एक तरह से फिजिकल डिफेक्ट हो सकते हैं। और चिल्ड्रन बोर्न इन आयोडीन डिफिशिएंसी एरिया में हैव लो इंटेलिजेंसी, IQ, उसका जो IQ लेवल है वो कम हो सकता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है कि आयोडीन इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, नॉट ए मिनरल। दूसरी बात है इससे जो है गॉइटर यानी गला घोटू की बीमारी भी हो सकती है, और इससे एबॉर्शन भी हो सकता है, मेंटल वीकनेस भी हो सकती है, और आंखों की रोशनी भी कम हो सकती है, ठीक है। और कुछ इसके बारे में यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे डिटेल दी है। आयोडीन इज अ वाइटल माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। ऑप्टिमल द मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, किसी भी व्यक्ति के लिए मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सरकार इस पे ऐड देती है, ठीक है। डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कैन रिजल्ट रेंज डिसेबिलिटी डिसऑर्डर्स, यानी बहुत सारी चीज़ें इससे हो सकती हैं नकारात्मक, गॉइटर्स और एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, मेंटल, वही सारी चीज़ें जिनको आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइम आपको फिर मिलेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी डेली आपको 10 क्वेश्चन दिए जाए, और PDF भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, ठीक है। मैं इसको डाल दूंगा अभी, और वहाँ से आप ले सकते हैं इसको।